हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 22 नंबर के क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम जो 12th इंग्लिश ग्रामर में जैसे एक आंसर पेपर मैंने यहाँ पर लिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स, इन सभी को हम एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये सभी टॉपिक आपके 22 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी से लेकर यहाँ तक हम लोग यहाँ तक सॉल्व करेंगे। अब आपका होगा क्या, जब आप जाएंगे एग्जाम देने तो सेम ऐसे ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, बस क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 22 नंबर पेपर हम लोग सॉल्यूशन इस वीडियो में सीखेंगे, जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। ऐसे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप सभी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क लाएं। देखिए सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है। जो पहला क्वेश्चन है वो 9 नंबर से स्टार्ट होगा। जो पहला ए होगा 9 का, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा। देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो ए, बी, सी और डी 4 पार्ट में बटा होगा, ठीक है। ए में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा। जैसे देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। देखिए दोनों में से किसी एक को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट स्पीच आपका दिया गया है, इसे इनडायरेक्ट में बदलना है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों को बदलेंगे, ठीक है, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं जो एक ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए समझिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी कि टीचर ने कहा, अध्यापक ने कहा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। तो देखिए ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सत्य रहने वाली बात है और ये अच्छी बात है, ठीक है। सदा सत्य रहने वाली जो बात है उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। अभी अगर कोई दूसरा सेंटेंस होगा तो इज को हम वाज कर देते, लेकिन जो सदा सत्य रहने वाली बातें होती हैं उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है, सेंटेंस को। तो देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, द टीचर सैड, तो हम लोग लिखते हैं द, सबसे पहले हम लिख देते हैं 9 का, ठीक है, ए 9 का ये हम सॉल्व कर रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें लिखना है द टीचर सैड। अब देखिए डैट लगाते हैं, आपको पता होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें हम डैट का प्रयोग करते हैं। अब सीधा सीधा लिख दीजिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब मान लीजिए यहीं पर आपका कोई दूसरा होता, द टीचर सैड डैट, ठीक है, द स्टूडेंट इज वेरी नोटी, तो वहाँ पर इज को आप वाज में कन्वर्ट कर देते, ठीक है, क्योंकि इज वाज में बदलता है। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये सत्य रहने वाली बात है, इसीलिए यहाँ पर चेंज नहीं होगा। सेकंड देखिए इसका क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट। यानी कि डॉक्टर ने मरीज से कहा, रोगी से कहा कि सिगरेट मत पियो, ठीक है, सिगरेट का इस्तेमाल मत करो। तो देखिए यहाँ पर आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, डोंट स्मोक सिगरेट, वो उसको एडवाइस दे रहा है कि ऐसा मत करो नहीं तो हानिकारक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एडवाइस्ड हम सैड टू के स्थान पर क्या यूज़ करेंगे, एडवाइस। अगर मान लीजिए ऑर्डर देता, ठीक है, तो आपको क्या यूज़ करना था, ऑर्डर्ड। तो देखिए हम लिख देंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज्ड। अब आगे देखिए क्या है, हमने सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड लिख दिया, द पेशेंट, द पेशेंट। तो मैंने आपको कहा था कि जो इम्परेटिव सेंटेंसेज होते हैं उनको हम टू से जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि डू नॉट स्मोक सिगरेट, ठीक है। तो ये निगेटिव है, तो हम क्या कर देंगे, टू के पहले नॉट लगा देंगे, तो नॉट टू स्मोक, ठीक है, नॉट टू स्मोक सिगरेट्स, ठीक है, सिगरेट्स, ठीक है। तो ये कहा गया है, समझ में आया। इम्परेटिव सेंटेंस में हम डैट का यूज़ नहीं करते हैं, हमें जो सेंटेंस जिस प्रकार से दिया गया है उसी प्रकार से सैड टू को हम चेंज करेंगे, या फिर द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, और नॉट टू स्मोक सिगरेट मान लीजिए इम्परेटिव होता और पॉजिटिव होता तो केवल टू का यूज करते, ठीक है, समझ में आया। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। इसके बाद में हमारा दूसरा आता है, देखिए क्या है,
कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट विद इन द ब्रेकर, यानी कि सिंथेसिस आता है। तो हम लोग डालेंगे 9 का बी। ठीक है, आप लोग जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लिखना है आंसर नंबर 9 का बी। ठीक है, तो आपको उस प्रकार से, लेकिन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इसका मतलब होता क्या है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट विद इन द ब्रेकर, यानी कि आपको 2 सेंटेंस दिए गए, ही रन वेरी फास्ट, ये एक सेंटेंस है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। ही विल विन द रेस, ये दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा और बनाना होगा क्या, जो आगे ब्रेकर में दिया होगा। यहाँ पर दिया गया है सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कि आपको इन दोनों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो समझ में आया। क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसको आपको क्या करना है, जो ब्रेकर में दिया गया है उसको उसी प्रकार से जोड़ना है, और ये 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना ही आपको इसमें पड़ता है बी वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे दूसरा, तो इसमें दोनों में से एक करना है, लेकिन हम दोनों करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर दोनों को जोड़ना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हैं, इनको क्या करना है, जो ब्रेकेट में आगे दिया गया है उन्हीं में इन्हें कन्वर्ट करना है। तो इसको हमें करना है सिंपल सेंटेंस में, इनको हमें करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। देखिए यहाँ पर 3 सेंटेंस है, आई बॉट ये वॉच, फिर फुल स्टॉप, इट इज ए सेमी स्मार्ट वॉच, फिर फुल स्टॉप, आई लाइक इट वेरी मच। 3 सेंटेंस है, तो ये 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस है। ठीक है, तो देखिए ही रन वेरी फास्ट, ही विल विन द रेस। ठीक है, अब हम इसे जोड़कर सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ही रन, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, जोड़ तो देंगे आप लेकिन अर्थ वही रहना चाहिए जो उसमें था। तो यहाँ पर क्या कहा गया था, ही रन वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। ही विल विन द रेस, वह दौड़ जीतेगा। ठीक है, या वह रेस जीत जाएगा। तो देखिए ही रन वेरी फास्ट, ही रन्स, ठीक है, वेरी फास्ट टू विन द रेस। ठीक है, यानी कि वह दौड़ निकालने के लिए बहुत तेज दौड़ता है। ही रन्स वेरी फास्ट टू विन द रेस, वही चीज़ है, बस हमने सेंटेंस को सिर्फ जोड़ दिया है। अब ये आपका सिंपल सेंटेंस बन चुका है। ठीक है, तो 2 सेंटेंस अलग अलग थे, हमने जोड़कर सिंपल सेंटेंस में उनसे कन्वर्ट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, 9 का फर्स्ट था ये सेकंड है कि आई बॉट ये वॉच, इट इज़ ये सेमी स्मार्ट वॉच, आई लाइक इट वेरी मच, यानी कि मैंने एक घड़ी खरीदी, ये घड़ी एक सेमी स्मार्ट घड़ी है। ठीक है, आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। देखिए अभी हम जोड़ देंगे, एक सेंटेंस बना देंगे तीनों को, और अर्थ भी नहीं बदलेगा। तो देखिए क्या करना है आपको, आई बॉट ये सेमी स्मार्ट, ठीक है, वॉच। अब आपको लिख देना है हुम का मतलब होता है जिसे, हुम आई लाइक मोस्ट। अपने माइंड से सोचकर अच्छे से बनाना है। देखिए क्या है, मैंने एक सेमी स्मार्ट घड़ी खरीदी जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, समझ में आया। देखिए एक ही फुल स्टॉप लगा, एक ही सेंटेंस हमने बना दिया है जोड़कर, इसी को हम कहते हैं सिंथेसिस। ठीक है, अब देखिए हमारा आता है अगला क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन, 9 का आता है सी। इसमें क्या होता है, देखिए सी है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म करना है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में। जैसे देखिए इट इज़ टाइम टू रिमेन कैरियर कॉन्शियस, ठीक है, इनटू पैसिव वॉइस, आपको इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, ठीक है, अब देखिए करना क्या होगा, इट इज़ टाइम टू रिमेन कैरियर कॉन्शियस, ठीक है, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो इट इज है, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो आपको सिंपली वही लिख देना है, इट वाज, इज का वाज कर दीजिए, ठीक है, इट वाज टाइम टू रिमाइंड, फर्स्ट फॉर्म है तो हम इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ईडी लग जाएगा, रिमाइंड, ठीक है, कैरियर कॉन्शियस, ठीक है, तो इट वाज टाइम टू रिमाइंड कैरियर कॉन्शियस, इट इज़ टाइम टू रिमाइंड कैरियर कॉन्शियस। तो रिमाइंड को हमने थर्ड फॉर्म ले लिया क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो ये रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है,
दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन। यह बगीचे के अन्य पेड़ों की, तो स्टूडेंट इसका हिंदी होगा कि यह पेड़ बगीचे के किसी भी अन्य पेड़ से पुराना है। दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन। देखिए ये आपका जो है, इसको आपको कन्वर्ट करना है सुपरलेटिव सेंटेंस में, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में है, इसे हमें सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो समझिए ये आपका कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग करते क्या हैं, सिंपली 9 का सी का फर्स्ट था, एक सेकेंड हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन। ठीक है, यानी कि ये बगीचे का सबसे पुराना पेड़ है। तो देखिए ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो गया। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है कि द और उसके बाद में जो ओल्ड या कुछ रिच होगा उसके पीछे EST लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए हमारा इसके बाद आता है 9 का डी। 9 का डी आता है। ठीक है, अब 9 के हम डी को सॉल्व कर लेते हैं। 9 का डी जो कि आता है आपका सिंटैक्स। ठीक है, इसमें होगा क्या, करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी कि किन्हीं 2 सेंटेंस को आप सही कीजिए। 4 क्वेश्चन दे देंगे, 2 आपको करना होगा, 2 नंबर। ये आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें गलती होगी, उसको आपको सही करना होगा, यही होता है सिंटैक्स। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। तो देखिए आई प्रीफर मिल्क देन टी, मैं चाय की अपेक्षा दूध पसंद करता हूँ। ठीक है, आई प्रीफर मिल्क देन टी, लेकिन आपको देन यहाँ पर यूज नहीं करना, आपको लिखना है आई प्रीफर मिल्क टू टी। ठीक है, देन के स्थान पर टू का यूज कर देना है। ठीक है, अब इसका सेकंड देखिए क्या है, हम चारों सॉल्व करेंगे। सेकंड है फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स एक जो आपका रोचक विषय है। ठीक है, तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, ये आपका प्लूरल नहीं है, इसके साथ आर का यूज नहीं होगा, इज का यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं फिजिक्स। ये पीछे यस देखकर ये मत समझिएगा कि ये प्लूरल है। ठीक है, तो फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, फिजिक्स एक रोचक विषय है। ठीक है, समझ में आया। अब हमारा 10 का जो थर्ड क्वेश्चन है सिंटैक्स में, वो क्या है। देखिए ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखिए ही इज एन यूरोपियन बाय बर्थ, वह जन्म से ही यूरोपियन है, इसमें गलती क्या है। ठीक है, तो ही इज, यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है देश का जो है बताया जा रहा है कि देशवासी के बारे में, तो यहाँ पर ए होगा। ठीक है, तो यही गलती है सिर्फ इसमें। तो आपको लिख देना ही इज, ये यूरोपियन बाई बर्थ। ठीक है, वह जन्म से ही यूरोपियन है। ठीक है, यानी कि यूरोप में रहने वाला। समझ में आया। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं, इसका चौथा क्वेश्चन आता है, वो क्या है, सिंपल है बहुत। द कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, लेकिन इसमें गलती क्या है। ठीक है, तो कैनबेरा के आगे दा नहीं लगेगा, ये एक शहर का नाम है, तो इसके आगे दा नहीं लगेगा, तो आपको लिखना है कैनबेरा इज द कैपिटल, मतलब राजधानी। ठीक है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कैनबेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, समझ में आया। अब अगला हमारा 10 नंबर क्वेश्चन आता है, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेजेज इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। देखिए ये आपका है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, आइडियम्स एंड फ्रेज मैं आपको बहुत सारे बता चुका हूँ, क्योंकि हम इसके अलावा सभी पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बता चुका हूँ, इसमें टाइम भी बहुत लगेगा। ठीक है, तो मैं बाद में आपको, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन बी से हम यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ेंगे हम। ठीक है, बाकी सब पढ़ेंगे। देखिए राइट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि इन तीनों वर्ड के एंटोनियम लिखिए। ठीक है, तीनों आपको करना होगा, इसमें ऑप्शन नहीं होगा कि 5 दिया है 3 करना है, यहाँ पर 3 दिया रहेगा, तीनों करना होगा। फर्स्ट है हैप्पीनेस, तो ये 10 का बी क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 10 का बी। तो क्वेश्चन पहले हम लोग उतार लेते हैं। फर्स्ट है हैप्पीनेस, सेकंड है फियर, थर्ड है करप्ट। तो लिख लेते हैं, हम हिंदी मीनिंग के साथ समझेंगे हैप्पीनेस। ठीक है, और दूसरा है फियर,
और थर्ड है करप्ट। करप्ट, ठीक है। इन तीनों का हिंदी पहले हम समझ लेते हैं। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, ठीक है, खुशी। और फियर का मतलब होता है डर। करप्ट का मतलब होता है बेईमान, ठीक है। अब देखिए हमें इसका एंटोनिम लिखना है। एंटोनिम का मतलब उल्टा विलोम शब्द। जैसे खुशी का दुखी, डर का क्या होगा साहस, करप्ट का यानी कि बेईमान का ईमानदार, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एंटोनिम लिखना होता है। तो देखिए हैप्पीनेस का हम लोग लिख देंगे सैडनेस। हैप्पीनेस का मतलब दुखी, सैडनेस का मतलब सुखी, ठीक है, यानी कि सॉरी, हैप्पीनेस का मतलब सुखी और सैडनेस का मतलब दुखी या उदासी। फियर का मतलब डर, तो करज का मतलब साहस, करज, करज का मतलब साहस, ठीक है। करप्ट का मतलब बेईमान, तो बेईमान का क्या होगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको एंटोनिम लिखना होगा। देखिए एंटोनिम के बाद हमारा आता है सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कि जो वर्ड होंगे वो तो अलग अलग होंगे लेकिन उसका अर्थ जो होगा वो समान होगा, ठीक है। जैसे देखिए फर्स्ट है आपका इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक है। इन्वेजन का मतलब आक्रमण करना, तो इसका हो जाएगा इन्वेड। इन्वेड का मतलब भी आक्रमण करना, यानी कि वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन उसका जो अर्थ होगा वो समान होगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना। सेकंड है हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपाना। थर्ड है डिजीज। डिजीज का मतलब होता है बीमारी, ठीक है, या रोग। देखिए यहाँ पर आपको इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसका सिनोनिम इन्वेड। इन्वेड का मतलब भी आक्रमण करना होता है। देखिए दोनों का अर्थ वही है, ठीक है। समानार्थी शब्द इन्हें कहते हैं हिंदी में। तो सिनोनिम्स को कहते हैं समानार्थी शब्द, यानी कि शब्द तो अलग अलग हैं, वर्ड अलग अलग हैं लेकिन इनका अर्थ समान है। दूसरा देखिए हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपाना, तो इसका हो जाएगा कंसील। कंसील का मतलब भी होता है छिपाना, ठीक है। थर्ड है डिजीज। डिजीज का मतलब होता है रोग, तो इसका हो जाएगा इलनेस। इलनेस का मतलब भी बीमारी या रोग, ठीक है। समझ में आया। अब ये 9 का सी था हमारा, 9 का डी आता है यहाँ पर, ठीक है। डी ये है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। यहाँ पर देखा ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है अनेक वर्ड के लिए एक वर्ड में आप उसका आंसर दीजिए, ठीक है। जैसे जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है उसे हम क्या कहते हैं नास्तिक, ठीक है। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे हम क्या कहते हैं आस्तिक। जैसे वन हु बिलीव इन द गॉड, ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं एथीस्ट या आस्तिक। तो जैसे देखिए ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच ऑल द वोटर्स ऑफ ए कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, यानी कि एक सरकार की एक ऐसी प्रणाली जिसमें किसी देश के सभी मतदाता अपनी सरकार का चुनाव करने के लिए मतदान कर सकते हैं, उसे हम उस प्रणाली को हम क्या कहते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो उस प्रणाली को हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी का जो मतलब होता है वो होता है जनतंत्र, ठीक है। तो वो प्रणाली सरकार की एक ऐसी प्रणाली जिसमें किसी देश के सभी मतदाता अपनी सरकार का चुनाव करने के लिए मतदान कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं जनतंत्र। सेकंड देखिए, सेकंड है ये पर्सन हु स्टडीज और राइट अबाउट हिस्ट्री, यानी कि एक व्यक्ति जो इतिहास के बारे में अध्ययन करता है और लिखता है उसे हम क्या कह सकते हैं बताइए एक शब्द में इसका आंसर। तो उसे हम कह सकते हैं हिस्टोरियन। हिस्टोरियन का मतलब इतिहासकार। तो जो इतिहासकार होता है वो इतिहास के बारे में लिखता है और पढ़ता है, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है ए लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों की एक सूची, उसे हम क्या कह सकते हैं कैटलॉग। कैटलॉग। कैटलॉग कहते किसे हैं, यानी कि बहुत सारी किताब रखे हों उसे हम कहते हैं कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है सूची या तालिका, ठीक है। एक तालिका या सूची जिसमें बहुत सारी बुक रखी हूँ उसे हम कैटलॉग कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए हमारा इसका 9 का सॉरी ये आपका 10 नंबर है, ठीक है। 10 नंबर का जो डी आता है, 10 नंबर का डी आता है वो क्या है, सॉरी डी नहीं ई, ठीक है। ये देखिए क्या है, यहाँ पर आपका डी रहेगा, ठीक है। 10 का डी ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। सी ये डी और यहाँ पर 10 का आपका ई आता है, ठीक है। ई देखिए क्या है आपका
यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंट इन दियर मीनिंग क्लियरली। यानी कि दो सेंटेंस सुनने में एक जैसे हैं, ठीक है, होमोफोन्स इसे हम कहते हैं, लेकिन इसके अर्थ को आप किसी सेंटेंस के द्वारा समझाइए कि ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे देखिए वेट, वेट का मतलब क्या होता है? रुकना या किसी का इंतजार करना। वेट का मतलब होता है भार, ठीक है। तो क्या कहा गया है? यूज द फॉलोइंग वर्ड, इन दोनों वर्ड को इन सेंटेंस ऑफ योर ओन वर्ड, अपने भाषा में सेंटेंस में प्रयोग कीजिए इसका। जैसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप पढ़ते हैं, एज ब्रिंग आउट डिफरेंट इन दियर मीनिंग क्लियरली, यानी कि जिससे इसका मीनिंग क्लियर हो सके। तो दो चीज़ें दी गई हैं, फर्स्ट है वेट, ठीक है, सेकंड आपका है वेट, WEIGHT, वेट वेट, दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन इसका आपको अलग अलग वाक्य प्रयोग करना है। तो देखिए हम लिख देते हैं इसका वाक्य प्रयोग, आई एम वेटिंग, ठीक है, यू फॉर 3 डेज, यानी कि मैं 3 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो देखिए इंतज़ार, वेट का मतलब इंतज़ार हुआ, क्लियर हो गया मीनिंग। और वेट, वेट का मतलब जैसे देखिए हिज वेट इज 50 kg ओनली, यानी कि उसका भार सिर्फ 50 किलो है। देखिए यहाँ पर वेट का मतलब होगा इंतज़ार करना, यहाँ पर वेट का मतलब होगा भार, इंतज़ार करना या प्रतीक्षा, ठीक है, इसका मतलब होगा भार। तो दोनों के अर्थ में परिवर्तन हो गया जब हमने किसी सेंटेंस में इन दोनों का यूज किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सभी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से आप 22 मार्क आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ऐसे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं हिंदी का भी, हिंदी व्याकरण का भी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बनाऊंगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे लाइक आते हैं इस वीडियो पर, कमेंट आते हैं, तो मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।